किया हो तो कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम डाइजेशन के बारे में जानेंगे, इसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में जानेंगे, हम जानेंगे भुज में जो भूकंप आया था अभी कच्छ की, जिसकी बात कर रहे थे मोदी जी अभी अपनी बात में, है ना, और कुछ कुछ इस तरीके की चीजें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती ही है। लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे तो लेट्स लर्न के नाम से एक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा जिसपे 93,000 लोग आप जुड़े हुए हैं। तो ये चेक कर लीजिएगा कि वो कौन सा टेलीग्राम चैनल है, पता चले आप कोई और टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये एक चैप्टर है जिसमें जहां से क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है आ सकता है। टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग मतलब ये डाइजेशन से, पाचन से रिलेटेड एक चैप्टर है। मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देती हूँ। जो हमारे पेट का, जो हमारा स्टमक है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है आप लोग बताएंगे एक बार। तो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, हमारे पेट में यानी हमारे स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो लिक्विड हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो पच पाता है। यानी कि वो कैसे हैं इन नेचर, तो एसिडिक इन नेचर, अम्लीय होते हैं, जिसके कारण हमारा जो खाना है वो पच पाएगा। तो एसिडिक जूसेस होते हैं हमारे पेट में, जिनको हम लिक्विड कह रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस कहेंगे, जिसकी वजह से पाचन क्रिया आपकी हो पाएगी। ठीक है, बात बिल्कुल यहाँ तक की क्लियर होगी, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल अम्लीय होंगे, एग्जैक्टली। आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में बात हुई है एक पेशेंट की, जो जिसका नाम आई थिंक, पता नहीं, मैं उसका नाम भूल गई, और एक डॉक्टर हैं उनका भी नाम भूल गई क्योंकि ये सेशन लेट हो गया और मेरे दिमाग से निकल गया। बट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी, इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी, और इसके बारे में कुछ चीजें जानना कि डाइजेशन कैसे काम करता है। तो अ स्टमक विद अ विंडो, तो एक बात हुई है, ये चैप्टर अपने दिमाग में रखना। कई बार ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन कि इस चैप्टर में फ्रॉम डाइजेस्टिंग टू वॉट एवर इट इज, टेस्ट टू डाइजेस्टिंग जो भी है, इसमें ये कहानी है। मार्टिन नाम है इस एक पेशेंट का जो ये लेटा हुआ है। ये एक मिलिट्री में क्या था, एक वॉरियर था, एक सिपाही था, और इसको गोली वोली लगी थी आई थिंक स्टमक में। और इसको जब वो किया, मतलब उसको देखा डॉक्टर ने, तो ये काफी साल तक उसके पेट में एक छेद था, है ना। और इसको यहाँ से उन्होंने कुछ जूसेस निकाल के, बोमेंट नाम था इनका। मेमोरी मेरी अच्छी है, मतलब कितनी भी टेंशन हो, नहीं तो मुझे लग रहा था पिछले 3 महीने में मेरी मेमोरी पे काफी फर्क पड़ा है, लेकिन चलो अच्छा है। तो मार्टिन है ये जो व्यक्ति है, और बोमेंट है ये डॉक्टर। ठीक, तो इन्होंने 9 साल तक इसको देखा प्रॉपर कि भाई क्या इसके पेट में क्या, कैसे जो हमारा डाइजेशन है, पाचन है, वो कैसे काम होता है, टेक प्लेस कैसे होगा। और इन्होंने पाया कि कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिनकी हमने अभी बात की थी, अम्लीय तत्व होते हैं जिसकी वजह से पाचन क्रिया हो पाती है। तो इन्होंने गैस्ट्रिक जूसेस को निकाला पेट से, कुछ इस मार्टिन के, और उसको एक ग्लास में डाला और देखा कि बाहर भी अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पर रखें टेम्परेचर में उन जूसेस को जो पेट में है, तो वो पचा पाएंगे चीजों को या नहीं। तो उसमें बॉइल्ड फिश को डाला, मतलब एक फिश को डाला, बाद में वो पच गया। लेकिन जो हमारे पेट में जो पाचन क्रिया है वो तेजी से होती है, बजाय कि अगर उस जूस को हम बाहर रखें किसी ग्लास में। तो ये एक छोटी सी बात हुई। अब समझ लेते हैं किस एक डिस्कशन में ये चीज निकल के आएगी कि कौन सी चीज कितना टाइम लेगी पेट के बाहर और पेट के अंदर। ठीक है, समझते हैं। देखिए एक बार, देख पा रहे होंगे आप, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ फिर भी हल्का सा ही। हाँ, तो ये चीज एक देखिए, इसमें बात हो रही है, फूड आइटम है, यहाँ पर फूड आइटम दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है टाइम टेकन फॉर डाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं था, इन्होंने अभी अपडेट किया है एनसीईआरटी में। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे 3-4 साल पहले तो नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं स्टमक में यानी पेट के अंदर, पेट के अंदर कौन सी चीज को कितना टाइम मिलेगा, और बाहर एक ग्लास में कितनी देर में ये चीजें आपकी पच जाएंगी। समझते हैं। फूड आइटम क्या है? अनबॉइल्ड मिल्क, मतलब कि बिना उबला, ऐसे मतलब गाँव में ऐसे पी जाते हैं लोग डायरेक्ट ग्लास गाय के नीचे से निकाल के या भैंस के वहां से निकल करके दूध, तो वो डायरेक्ट अनबॉइल्ड पी जाएंगे आप, या मतलब कि बॉइल्ड नहीं है वो, क्योंकि अमूल तो भैया पहले से बॉइल करके देता है, तो आप उसको अनबॉइल्ड नहीं कह सकते। ठीक, तो अनबॉइल्ड है ये, बिना उबला। तो बिना उबला जो दूध है उसको 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे पेट के अंदर। और अगर ग्लास में डाइजेस्टिव जूस डाल करके, वो जो एसिडिक जितने भी अम्लीय तत्व हैं उनको आप एक ग्लास में डाल दें पेट से निकाल करके, तो उसमें 4 घंटे 45 मिनट लगेंगे। यानी कि ग्लास से बाहर, ग्लास से बहुत बढ़िया प्राची, ग्लास से बाहर क्या होगा, 4 घंटे 45 मिनट, मतलब ग्लास में पेट से बाहर, और जो पेट है वहां पर 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे बिना उबले दूध को पचने में, डाइजेशन में उसके। फिर बॉइल्ड मिल्क है भाई, उबाल करके दूध आप 2 घंटे में पचा लेगा पेट, और 4 घंटे 15 मिनट लग जाएंगे फिर भी उस ग्लास में, उस
एक जूस जो आपने बाहर निकाल करके रखा हुआ है, ठीक है बात। इसके अलावा फिर है फुल बॉइल्ड एग। फुल बॉइल्ड एग मतलब वही आपका उबला हुआ अंडा, 3 घंटे 30 मिनट और यहाँ पर 8 घंटे लग जाएंगे। मतलब देख रहे हैं आप कितना ज्यादा डिफरेंस है। हाफ बॉइल्ड एग 3 घंटे, ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में से और इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा, 2-4 पॉइंट याद रखिएगा। देखो आने को क्वेश्चन हो सकता है एक भी ना आए, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा क्योंकि सिलेबस है और कई बार पूरे भी 20-20 क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। और ये रॉ एग बीटन की बात हो रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाउसेज ऑफ श्रीनगर। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। हाँ याद कर लेना, एक आइडिया होना चाहिए आपको मोटा मोटा कि ज्यादा टाइम लग जाता है क्लास में, ठीक है। बहुत बड़े परमानंद जी। चलिए हाउसेज ऑफ श्रीनगर देख लेते हैं। हाउसेज ऑफ श्रीनगर में क्या है, मतलब श्रीनगर में कैसे घर होते हैं। और अगर मैं बात करूं आपकी 6 थीम्स हैं ईवीएस में, यानी 6 थीम है ईवीएस के अंदर, उनमें से एक थीम है शेल्टर की और ये उसके अंडर आएगा, यानी इंपॉर्टेंट है। हाउसेज ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर में कैसे घर पाए जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हाउस बोट्स पाई जाती हैं। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। मतलब कि लंबी कितनी हो सकती है, 80 से 90, और वाइड यानी चौड़ाई उनकी कितनी होगी, 8 से 9 फीट तक। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है बात। यहाँ से बफरिंग नहीं है, यहाँ से चीजें बिल्कुल क्लियर चल रही हैं। पता नहीं आपको कैसे बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ से चीजें ओके हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ से, ठीक है बात। बहुत बढ़िया श्रेया, धन्यवाद। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, हाउस बोट है एक, मतलब ये अंदर से घर के जैसी ही होगी और एक पानी में तैरती हुई बोट है। शायद आपने कोई वीडियो देखा हो, कुछ देखा हो, श्रीनगर गए हो कभी, तो आप इस बात से अवगत होंगे कि वहां हाउस बोट मिलेंगी जो पानी पर तैरेंगी। 80 फीट से ज्यादा उनकी लंबाई हो सकती है और 8 से 9 फीट उनकी चौड़ाई हो सकती है हाउस बोट्स की। तो ये हुआ एक प्रकार श्रीनगर के घर का, ठीक है। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे, एक मिनट रुको, सोनिका परेशान है। लेट्स लर्न ही यूज करना है सोनिका, लेट्स लर्न विदाउट स्पेस, ठीक है। अगर मतलब लेट्स लर्न विदाउट स्पेस, चाहे कैपिटल में चाहे स्मॉल में, दोनों को मिक्स मत करना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डोंगा। डोंगा एक और प्रकार है घर का, ठीक है। हमने बात की डल झील में क्या हाउस बोट पाई जाएंगी, अब डोंगा की भी बात हो रही है। एक डोंगा एक और प्रकार है। दीज बोट्स, ये भी बोट्स ही हैं, ये भी क्या है, नाव ही हैं, इनके अंदर घर बना हुआ मिलेगा आपको। दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक। डल लेक भाई बड़ी फेमस है, तो ये बोट्स कहाँ मिलेंगी, डल लेक में मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा और झेलम रिवर में, डल लेक और झेलम रिवर में क्या होगा, ये आपको 4 ऑप्शंस बना करके दे देगा, उनमें से कोई एक गलत होगा, आपको ध्यान रखना है। From inside the डोंगा is just like a house with different rooms। ये घर के जैसी दिखती हैं जो बोट्स हैं अंदर से, जैसे शिप्स वगैरह होते हैं, और ये अंदर से बिल्कुल नॉर्मल घर के जैसी दिखती हैं। एक खास बात मैंने शायद डिस्कस किया हो, शायद ना भी किया हो, है ना। तो ये नाग गुम्फन का डिजाइन होता है, हमने डिस्कस किया था नाग गुम्फन, जो ये ऊपर सीलिंग में, और इनको और भी कुछ कहा जाता है, ये जो पूरा एम्ब्रॉयडरी काइंड ऑफ है, एम्ब्रॉयडरी नहीं कहेंगे, कुछ पैटर्न जैसा डिजाइन है, ठीक। तो इन चीजों को भी हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, नाव में मजा आएगा, बिल्कुल ऐसी नाव में मजा क्यों नहीं आएगा, अभी तो आप घर में मजा लीजिए, कोई कहीं नहीं जा सकता, है ना, तो सही है। हाँ चलिए, लेट्स लर्न ऐप डाउनलोड मत कीजिए, वो बंद कराया हुआ है उसको, काफी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, दोबारा कराएंगे जब समय मिलेगा और चीजें ठीक होंगी। ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग। अभी हमने इसको समझा, कार्व किया जाता है ना, जो लकड़ी होती है उस पर कार्विंग की जाती है, तो जो सीलिंग है, वुड सीलिंग, जो लकड़ी की सीलिंग है, अभी हमने देखा था, उस पर क्या है, कार्विंग की हुई है और सीलिंग पर। एंड सम बिग हाउसेस, जो हाउस बोट्स हैं और कुछ बड़े घर हैं, उनके अंदर सीलिंग पर, लकड़ी पर, जो वुडन सीलिंग है उस पर कुछ कार्विंग की हुई है, कुछ डिजाइन बनाए हुए हैं, जिसमें से एक डिजाइन जो स्नेक से मिलता है उसको नाग गुम्फन कहते हैं, ठीक है बात। दिस डिजाइन इज कॉल्ड खत्म बंद, और जो दूसरा वाला डिजाइन मैंने साइड में दिखाया था आपको, वो खत्म बंद कहलाएगा। ये जिगसॉ पजल के जैसा होता है, तो आपको तीनों ही चीजें याद रखनी है, नाग गुम्फन भी, खत्म बंद भी और जिगसॉ पजल भी, ठीक है बात। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। तो ये है हाउसेज ऑफ श्रीनगर, फोटो में आप देख सकते हैं, ये हाउस बोट्स हैं, ये डोंगा है,
इधर डोंगा है ये और ये हाउस बोट है, दोनों डल लेक में पाए जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो झेलम रिवर में भी पाया जाएगा जो डोंगा है। ठीक है, क्लियर हुई बात? देखो यहां से कोई भी बफरिंग नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन द अर्थ शूक, मतलब कि ऐसे अगर मैं न्यूज चैनल की भाषा में बात करूं, जब कांप गई थी धरती, है ना, वो ऐसे कहेंगे। तो व्हेन द अर्थ शूक, जब ऐसे हिल गई थी पूरी धरती, ये भूकंप की बात है गुजरात के 2001 के। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं ऑन 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 गणतंत्र दिवस होता ही है। ठीक, 26 जनवरी 2001 अर्थक्वेक हिट द कच्छ एरिया इन गुजरात। जो कच्छ एरिया है आप जानते हैं ये है गुजरात, और ये कच्छ एरिया है ना। तो कच्छ में गुजरात के अंदर अर्थक्वेक आया था भयंकर। अभी मोदी जी बात कर रहे थे, आपने सुना होगा। ऐसे आई एम नॉट, मतलब ऐसा फैन वैन वाली बात नहीं है, बट ऑब्वियसली वी शुड रिस्पेक्ट, तो आप सबको याद रहेगा उस बात से। तो कच्छ में क्या आया था 2001 में 26 जनवरी को भूकंप आया था। We should do these things when an earthquake comes. अब कुछ चीजें हैं जो आप बच्चों को, ये पेडागॉजी में मदद करेगी ये चीज कि आप क्या करें जब भूकंप आए। तो आपने भी सुना होगा बचपन में कभी ना कभी। अभी डिस्कस करेंगे कि आप घर से बाहर आ जाओ। अभी जैसे कोरोना पर मजाक बन रहा था, अभी 2 बार तो आ ही चुका है दिल्ली में भूकंप, एक बार तो फील भी हुआ था, है ना। तो अच्छा, भूकंप का ये रिक्टर स्केल और एक और जो दूसरा होता है, उन दोनों को ध्यान में रखना कि किस किस चीज में काम आते हैं। थोड़ा सा हटके भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्स्ट्रा में पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 6 के ऊपर, आई थिंक 6 या 7 के ऊपर जो रिक्टर स्केल पे अगर आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा तो वो खतरनाक होगा, उससे नीचे मतलब चल सकता है। तो 3 के आसपास आया था दिल्ली में, 3 साढ़े 3। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए। इफ पॉसिबल लीव द हाउस, अगर पॉसिबल हो, कोरोना ना हो तो आप घर छोड़ के बाहर ओपन ग्राउंड में जा सकते हैं। इसके अलावा if you cannot go out of the house, lay down under a strong thing like a table and hold on tightly. अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो यहाँ एक टेबल रखी हुई है मेरे पास, आपके पास भी होगी कोई ना कोई, तो उसको कस के पकड़ जाओ, उसके नीचे घुस जाओ आप। ठीक, फिर इसके अलावा क्या है? so that it does not slip away, ताकि ये स्लिप ना हो। wait until the shaking stops, जो शेकिंग है वैसे ऐसा कभी ना ही हो तो अच्छा है, फेस ना करना पड़े, बट ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए आप बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, उनको बताते हैं। ठीक हुई बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। बात हो रही है अहमदाबाद की। भाई गुजरात में आया था ना, तो कच्छ, इसके अलावा जो भुज है वो सब प्रभावित हुआ है, पूरा एरिया। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक जगह पर आ गया हो और खत्म, पूरा एरिया प्रभावित था। ठीक है बात? हाँ बिल्कुल। अगर मैं बात करूं अहमदाबाद की, ये पिक्चर है अहमदाबाद, कोरोना केसेस काफी हैं। 2001 की 26 जनवरी की मॉर्निंग में ये आया, और एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स, यानी 150 बिल्डिंग के करीब क्या हो गई? गिर गई, फॉलन। क्लियर हुई बात? इन दीज देयर आर अ डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, मतलब कि बहुत सारी मल्टी स्टोरी होती है ना, एक के ऊपर एक मंजिल, तो उस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। और बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज, 250 बॉडी मिल गई, 150 घर गिर गए। ये एक बेसिक बात हुई। इसके अलावा The situation in भुज is even worse. ये बात हो रही थी अहमदाबाद की, जहां हमने देखा 150 के करीब जो घर हैं वो गिर गए। इसके अलावा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 250 डेड बॉडी मिल गई शाम तक ही, बाद में और ज्यादा हुई होंगी। और भुज में ये वाली सिचुएशन और खराब थी। ठीक है, within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the people, local people. अब आपको एक चीज, इसको बच्चों के नजरिए से पढ़िए, तब आपको पेडागॉजी में भी आपका 1 नंबर नहीं जाएगा। ईवीएस में मैं कराऊंगी भी हालांकि। अब ये बात क्यों कही गई है कि 1 घंटे के अंदर अर्थक्वेक के फायर इंजन्स आ गए वहां पर सेव करने के लिए लोगों को, या मदद करने के लिए, सिचुएशन को संभालने के लिए। इसका मतलब क्या है? आप बच्चों को अवगत करा रहे हैं कि इमरजेंसी में क्या चीजें या क्या मेजर्स जो है गवर्नमेंट लेती है। ठीक है बात, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट सुन लीजिए, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा हो, ये एक बड़ी सी इमेज है, पीडीएफ में एक बार पढ़ भी लेना, सुन लो, अभी तो सुन के याद रहेगा, कोई पॉइंट होता है ऐसा। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, मतलब ये एक चैप्टर है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ये बेसिकली हवा के बारे में है कि कैसे मॉइस्चर में चीजें होती हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, पता नहीं क्या कह रहे हैं प्रतीक। कई लोग तो बहुत ही दुखी हैं, मतलब मुझसे कैसे दुखी हैं, मतलब कई लोग जिनके पूरे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जिनका पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मतलब 75 तरह के लोग हैं यूट्यूब पर, मतलब सबको मुझसे शिकायत है। चलो अच्छी बात है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ठीक, समझते हैं। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ठीक है बात, बहुत बढ़िया अंशु।
द एयर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ कैन बी कोल्ड और हॉट एज कंपेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। मतलब कि जो एयर हमारे माउथ से आती है, हमारे मुंह से बाहर निकलती है, ऐसे करके देखोगे पता लग जाएगा गर्म आएगी, अभी तो ठंडी आ रही है, थोड़ी एसी चल रहा है, ठीक। तो द एयर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ, जो हमारे मुंह से जो हवा आती है वो ठंडी भी हो सकती है, वो गर्म भी हो सकती है। इट डिपेंड्स के टेम्परेचर क्या है बाहर का। भाई आप पहाड़ों पर जाएंगे तो एक अलग मतलब ठंडी हवा का आप महसूस करेंगे, गर्मी में आपको गर्म हवा आएगी, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक। थोड़ा स्लो पढ़ाएं, ठीक है जी, स्लो चल लेंगे, हमारा साबुन स्लो नहीं है वैसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। हाँ बिल्कुल स्वप्निल, कोई बात नहीं, हाउ डज इट मैटर, है ना, कर्मा ऐसा कुछ नहीं। द ब्रीथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर। मतलब कि जो ब्रीथ है, जो क्या कहेंगे ब्रीथ को आप, कैन बी कोल्ड, और जो आप हवा है, ये जो भी ये सांस है आपका, कैन बी कोल्ड और हॉट, यही बात हमने अभी समझी। ये ठंडा भी हो सकता है, ये गर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है आउटसाइड टेम्परेचर आपका क्या है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, अभी मैं थोड़ी देर पहले ऊपर थी तो बिना एसी के बैठी थी तो गर्मी लग रही थी, तो मैं ये ट्राई कर रही थी जब मैं ये पीपीटी बनाई, है ना। मजा आता है, आप जिंदा रहो जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि आप सीरियस होकर के ही चलोगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक। तो मैं करके देख रही थी तो बड़ी गर्म सी हवा आ रही थी, मैंने कहा अच्छा, अभी मैं यहाँ नीचे आई हूँ और ये डिस्कशन कर रही हूँ तो अभी ठंडी हवा आ रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक। तो ये आप देख सकते हो दीदी को, मतलब मजाक कर रही हूँ, एक पिक्चर है कोई भी रैंडम किसी की, तो ये देख रहे हो आप भाप जो है। अच्छा एक और चीज यहाँ से याद आई, जो सर्दियों में हमारे मुंह से एक फॉक्स जैसा निकलता है, बिल्कुल धुआं कह सकते हो आप उसको, धुआं नहीं कहेंगे, फॉग कहेंगे, तो वो किस कारणवश निकलता है, कमेंट करके बताइएगा थोड़ा। वैसे कॉन्डेंसेशन होता है उसका कारण, ठीक है बात। हाँ बिल्कुल सही बात है अविनाश, कुछ तो लोग कहेंगे, नाम ले लिया राहुल आपका। आगे बढ़ेंगे, अब कॉन्डेंसेशन के कारण वो फॉग आता है सर्दियों में, सिंपल बात। नेक्स्ट पॉइंट है, बचपन की याद आ गई होगी कई लोगों को, ये मैंने बचपने वाला ही लगाया है, बड़ों वाला नहीं लगाया। ये स्टेथोस्कोप है, ठीक, जो डॉक्टर के पास होता है। ऐसे डॉक्टर डॉक्टर खेला होगा आपने कभी तो याद होगा आपको, ऐसे आता था इस सेट्स में, अभी भी आता होगा, बट है ना। हाँ, तो स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन आवर हार्ट बीट्स, हमारी जो हार्ट बीट्स हैं उनको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। आपने देखा भी होगा, वैसे कान में लगा कर डॉक्टर थोड़ा सुनेगा, ठीक। ये आपने यूज भी किया होगा कभी बचपन में खेलने में, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक बात हुई स्टेथोस्कोप के बारे में, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ेंगे, द कोल्ड एयर कम्स डाउन एज इट इज हैवियर। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो ठंडी हवा है वो नीचे जाएगी, और क्योंकि हैवी होती है, और जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, ठीक। मोहम्मद शहनवाज कह रहे हैं, थैंक्स मैम, दिसंबर 19 सीटेट आई क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ यू। धन्यवाद मोहम्मद शहनवाज, मुझे पता नहीं कितने कमेंट्स में अभी भी डेली बेसिस पे देखती हूँ, जबकि मतलब ये ग्रेटिट्यूड ही है जो लोग इतने एक्टिव रहते हैं पेपर क्लियर होने के बाद भी, और धन्यवाद। फिर ऊपर से कुछ लोग आते हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले, उन्हें पढ़ना वढ़ना होता नहीं है, और उन्हें बस ये है कि पता नहीं हम कुछ बोल दें इसके बारे में और कुछ हो जाएगा, जैसे मुझे बड़ा लालच है। चलिए, द कोल्ड एयर कम्स डाउन एज इट इज हैवियर, मतलब जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है, कम्स डाउन नीचे की तरफ आएगी। देख सकते हो आप इस डायग्राम में, कोल्ड एयर क्या है, सिंक नीचे की तरफ आएगी, और जो हॉट एयर है वो ऊपर जाएगी। आपने देखा होगा धुआं हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे तो नहीं जाता ना, देखा होगा आपने, ठीक। तो ऐसे स्मोकर्स को तो पता ही होगा, कितने वाहियात एग्जांपल्स ले रही हूँ, खैर कोई बात नहीं। बात वही है कि गर्म जो हवा है वो ऊपर जाती है, ऐसे भट्टा भट्टा जो होता है, और इसके अलावा चिमनी जो होती है फैक्ट्रीज की, जहां भी गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी। क्लियर हुई बात, है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टीचर्स नोट, इससे पेडागोजी में आपको मदद मिलेगी। फनी होते हैं, खैर। एयर ब्लोन आउट फ्रॉम आवर माउथ इज हॉट एंड द मिरर इज कोल्ड, मतलब अब बताया गया है, मान लो ये मिरर है, आपने देखा होगा सर्दियों में या वैसे भी, तो ये मिरर है आपके घर में जो शीशा लगा है, जिससे आप दर्शन करते रहते होंगे कई लोग, अब तो लॉकडाउन है हर टाइम, ठीक। तो ये जो मिरर है आपका, जो एयर ब्लोन आउट फ्रॉम माउथ इज हॉट, आपके मुंह से जो हवा निकलती है वो, क्योंकि आपके अंदर जो टेम्परेचर है वो गर्मी रहती है थोड़ी, तो वो बाहर निकलेगी, वो हॉट है, और जो आपका शीशा है वो कंपेरेटिवली ठंडा है, और इसलिए जब आप ब्लो करते हैं उसके ऊपर तो एक वो जम जाती है, फॉग जैसी लेयर बन जाती है, हेजी हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है आपका मिरर। तो इसका सिंपल सी एक बात है, आपको शायद पता भी हो, बट ये सब चीजें दिमाग में रहें तो अच्छा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वॉइस इज वेरी लाउड, कम कर लीजिए माइक,
की कृपा है, ये क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हुज फॉरेस्ट्स, अब बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं बात करूं हुज फॉरेस्ट्स यानी कि जंगल किसके हैं, यानी जंगल के बारे में राइट्स की बात हो रही है कि अधिकार किसका है जंगल पर। पहला ऑप्शन है कुडुक इज अ कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपल। जो कुडुक है वो किसकी क्या कम्युनिटी है आदिवासी पीपल की, जो कि झारखंड में है, और ये भाषा भी है जो बोली जाती है झारखंड में। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई। द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, आजकल जो जंगल है वो गायब होते हुए नजर आ रहे हैं, हमें इमारतें बिल्डिंग्स नजर आती हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ हैं, अभी महाराष्ट्र में या मुंबई में आई थिंक सुनने में आया था बहुत बड़ा जंगल कटवाने की प्लानिंग चल रही है। तो क्या है, डिसअपियर होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं जंगल। इन देयर प्लेस माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ट, मतलब कि उनकी जगह पर या तो माइंस खोदी जा रही हैं उनको हटा हटा करके, या फिर डैम्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं। तोरांग मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। तोरांग क्या है, जंगल को कहेंगे तोरांग, किसमें, कुडुक लैंग्वेज में। और कुडुक लैंग्वेज कहां बोली जाएगी, झारखंड की एक कम्युनिटी में। ठीक है, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वॉज मेड इन 2007। भाई राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, आप लोग राइट टू एजुकेशन सुनते हैं, 2009-2010 में अप्लाई हुआ है ना, लेकिन अगर मैं बात करूं तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब बना, 2007 में। अब इसमें क्या कहा गया है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड। मतलब 1 tin ऑफ सीड्स, जिस लैंड पर आप ग्रो करते हैं उसको 1 tin ऑफ लैंड कहा जाएगा। सिंपल बात, क्लियर। नहीं, सेशन तो कायदे में 9 बजे होता है, बट आजकल 9:30 है और आज थोड़ा और लेट है, तो 9 बजे से कोशिश करोगे, पता लग जाता है। मैं डेली मतलब शाम को एक सेशन तो होता ही है, 9 की कोशिश करेंगे कल से 9 बजे मिल पाए। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट की बात करेंगे, ये लास्ट है आज के सेशन के लिए। इतने आप लोग लाइक शेयर कीजिए अगर ना किया हो। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स, वो लोग जो 25 साल से कहाँ रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट, मतलब कि वो लोग जो 25 साल से ज्यादा टाइम हो गया उनको जंगलों में रहते हुए, तो उनका राइट है उस एक लैंड पर, फॉरेस्ट लैंड पर, एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट, और वो क्या उगाएं वहां पर, उस पर भी। ठीक है, They should not be removed from the forest. उनको आप जंगलों से नहीं हटा सकते। The work of protecting the forest should be done by their ग्राम सभा। ग्राम सभा होती है ना गांव के अंदर, तो जो उनकी ग्राम सभा है वो काम करेगी कि वो जंगल प्रोटेक्टेड रहे, और 25 साल से ज्यादा रह रहे लोगों को उस एक लैंड से आप नहीं हटा सकते, स्पेशली जंगल की बात हो रही है। तो ये राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट है, 2007 में आया, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी चल रहे हैं हम।